नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। आज के हमारे रूबरू कार्यक्रम में आज एक और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होती है। आज के शख्सियत श्री हंस भल्ला जी। आप राष्ट्रीय सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और बहुत ही जीवन व्यक्तित्व और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति। पिताजी के सपनों को बिजनेस को छोड़कर भारतीय राजनीति में जो कदम जमाए हैं उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा होगी और उन अनछुए पहलुओं के बारे में, उन अनछुए प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा होगी जो अभी तक आवाम के सामने नहीं आए। आइए एक बार आपसे मुताबिक होते हैं और आपसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आपका आशीर्वाद है। हंसी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपका जो पारिवारिक क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र रहा है। दादाजी का अपने समय में, स्वतंत्रता के समय में साइकिल का बहुत बड़ा बिजनेस रहा है पूरे भारतवर्ष में और पिताजी का चमड़े का व्यवसाय रहा। आपने कैसे सोचा कि इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े एक बिजनेस को छोड़कर भारतीय राजनीति में आना? कैसे सोचा आपने? मैं इस पूरे व्याख्या को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। मैं पूर्व सह मीडिया प्रभारी हूँ। 2009 से लेके 2015 के बीच में मैं बीजेपी का राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख था जी। लेकिन 2009 से पहले की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ चंद्रमणि जी। और क्या होता है कि हम लोग जब हम बड़े हुए अपने परिवार में तो हम 3 भाई बहन हैं, मतलब 2 बहनें 1 भाई। मैं बीच वाला हूँ, मैं अकेला लौता बेटा हूँ। तो हम लोग एक बड़ी एम्बिशियस और फोकस फैमिली थी। मतलब हमारे माता पिता बिजनेस में थे जी। दोनों काम करने वाले थे। माता जी भी हाथ बढ़ाती थी पिताजी का, प्योरली हाउसवाइफ नहीं थी। बिल्कुल। तो एक एम्बिशियस फैमिली थी। हम लोग कई किस्म के स्पोर्ट्स में भी रहे। मेरी सिस्टर हॉकी टीम में भी रही स्कूल की, फिर नेशनल्स भी खेलने की कोशिश करी। हमने कराटे भी करी जब हम छोटे थे। ब्लैक बेल्ट ली बहुत यंग एज में ली। 1991, 92 के आसपास हमारे को ब्लैक बेल्ट मिली। तो हम पहले उन 5 या 10 लोगों में से थे अपनी एज ग्रुप के हिसाब से जिन्होंने बहुत यंग एज में बहुत कुछ कराटे में और 1-2 फील्ड्स में। हाँ, जैसा कि कॉलेज टाइम में होता है। लेकिन जब स्कूल की बात आई, जब हम 12वीं पास किए और 12वीं पास करने के बाद जैसे एक एम्बिशन दिल में रह जाता है, तो हमारे माता और पिता ने तो हमारे अंदर इतना कूट कूट के मिशन भरा था कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम अपने पिता का बिजनेस आगे ले जाएंगे या उस तरफ हमारा शायद रुझान नहीं था। रुचि तो बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कई बार पूछा और बोला भी मेरे को कि तुम ऐसा करो, तुम कॉलेज करो और कॉलेज के दौरान तुम्हें जो ठीक लगता हो तुम अपनी फील्ड को चुनो जी। लेकिन मेरे माइंड में शुरू से क्लियर था। मेरे को जब मैं छोटा था तो मैं अटल जी की बड़ी स्पीचेस सुनता था, अडवाणी जी की बड़ी स्पीचेस सुनता था और खासकर कि अटल जी का जो एरा है वो दिमाग में मेरे बहुत तेजी से छपा हुआ है जी। और मेरे उस टाइम के सबसे फेवरेट लीडर जो बिल्कुल 98, जो मैं क्लास 11, 11वीं 12वीं के आसपास था, तो जब हम जैसे कहते हैं एक्चुअली मैच्योर होते, हम लोग स्कूल से निकल रहे थे, तो प्रमोद महाजन जी से मेरा बहुत ज्यादा मैं आकर्षित था। उनके फंक्शनिंग कह लीजिए और वो बिजनेस फ्रेंडली थे, कॉर्पोरेट फ्रेंडली थे, इलेक्टेड नहीं थे। इलेक्टेड थे एक बार, लड़े इलेक्शन, लेकिन इलेक्टेड नहीं थे। और उनकी स्पीचेस जो पार्लियामेंट में थी मैं खूब सुनता था। फिर अटल जी की बहुत सुनता था। फिर एक रुझान मेरा अडवाणी जी की स्पीचेस की तरफ भी था, जो उनका 91 में जो रथ यात्रा थी और वगैरह वगैरह, तो मैं काफी फॉलो किया। लेकिन मेरे पास सोमनाथ से लेके होने वाली जो पूरी देश में गई थी जो, लेकिन मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था जी। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है आज के वर्तमान समय में जिस तरह। और हम लोग क्योंकि मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, पिताजी एमपी नहीं, सांसद नहीं, पिताजी बिजनेसमैन, साधारण मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास कह लूंगा तो वो भी सब ठीक रहेगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं बीजेपी एक अकेली पार्टी है जी जो हम जैसे फर्स्ट टाइमर्स को एंटरटेन करेगी जी, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। अच्छा। तो 1999 में जब मैं निकला तो हमारे एक कॉलेज के दोस्त थे, उनके साथ में बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज पे जाना शुरू किया। मुझे अभी तक याद है दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, तो तालकटोरा स्टेडियम में अटल जी के बहुत भाषण होते थे जी, प्रमोद जी के बड़े भाषण होते थे। उस दौरान बहुत पॉलिटिकल हलचल मची थी। तीसरी बार सरकार इलेक्ट होकर आई थी अटल जी।
एक बार तो 13 दिन की सरकार थी, 13 दिन, कुछ महीनों की थी, उसके बाद 13 महीने और फिर 6 साल की साढ़े चार साढ़े चार 5 साल, पौने 5 साल की सरकार थी, वाली इलेक्शन पे गई थी जी। तो मुझे वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दिन याद है जब मैं तालकतोरा स्टेडियम में जाके इनको रूबरू हुआ, सबसे मिला जी। और क्योंकि मैं उस टाइम ना वर्कर था ना मैं किसी किस्म का वैसे मेंबर था, लेकिन एक किस्म की एफिलिएशन शुरू हो गई जी। फिर बहुत छोटे लेवल पे आरके पुरम में यहाँ जाना रहता हूँ निकेतन में जी। मैंने यहाँ पे लोकल लेवल पे बीएचपी और आरएसएस और बीजेपी जो संगठन है उनके जो हमारे को शुरू में हमेशा इंकरेज किया जाता है कि आप जब भी सीखो आप बिल्कुल ग्रास रूट से सीखो। बिल्कुल। एक होता है हवाई एंट्री और ऊपर से आना, पैराशूट जी। क्योंकि मैं किसी सांसद का बेटा नहीं हूँ या मैं किसी सीएम का बेटा नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है पैराशूट से आ जाए आपको, पैराशूट तो था ही नहीं मेरे पास। तो यहाँ एरिया में बहुत काम करने का मौका मिला मेरे को और सपने बड़े थे और करने थे पूरे। बिल्कुल। तो कुछ साल 1999, 2000, 2001 कॉलेज खत्म किया, मास्टर्स खत्म करी, बतेरे फंक्शनों पे गया, प्रमोद जी से रूबरू हुआ, मिला जाके, उनकी एक टीम होती थी, अपनी कोर टीम होती थी, वहाँ पे चले जाता था, घंटों घंटों खड़ा होता था और जिस तरह से मीडिया की स्ट्रैटेजी बन रही होती थी तो उन चीज़ों का मैं कई बार क्लोजली देखते थे कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, और मुझे ऐसा लगा जी, और मैं बिल्कुल उस बात में बिल्कुल सच प्रूव हुआ, सच साबित हुआ कि बीजेपी एक लौती पार्टी है पूरे देश में जो एक फर्स्ट टाइमर को एक एंट्री देती है और हमेशा एक मौका देती है। तो मैंने वो मौका पाने की पूरी कोशिश करी। मेरी शादी हो गई 2005 में, मेरे पिताजी ने फिर बुलाया मेरे को, बिल्कुल भैया तुम्हारा तो बिजनेस में मन लगता नहीं है, क्या करोगे, तुम पेंटिंग्स ठीक से बेच नहीं पाते हो और बेचने की कोशिश करते हो तो फिर वहाँ भी बहुत स्लो गड़बड़ करते रहते हो और हिसाब किताब रखने में तुम बहुत ही कमजोर हो जी, तो तुम्हारा इंटरेस्ट रुचि नहीं लग रही यहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जब मैंने मन ठान ही लिया था और काम कर ही रहा हूँ तो पूरी तरह करता हूँ। तो आर्ट के साथ साथ मैंने अपने पास टाइम में, फ्री टाइम में पॉलिटिकल एंट्री ऑफिशियली 2005 में बीजेपी में ली जी। पहले मंडल में काम किया, जिले में काम किया, प्रदेश में काम किया और फिर केंद्र में काम किया। लेकिन सबसे हसीन वक्त मेरा यहाँ पे एरिया में रहा जी, जहाँ मैं रहता था, क्योंकि वो एक ऐसे 3 साल मेरी जिंदगी के हैं जिसको मैंने अभी आपसे बताया था 2009 से पूर्व से पहले, क्योंकि इन 3 सालों में मैंने हिंदुस्तान की ग्राउंड रियलिटी देखी थी। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो मैं आरकेपुरम असेंबली सीट पे रहता हूँ जी, मेरी दिल्ली के आरकेपुरम असेंबली सीट पे रहता हूँ। मेरी एजुकेशन मॉडर्न स्कूल वसंत विहार में हुई है जो मेरी असेंबली सीट में आता है। बिल्कुल। मेरी लोकसभा नई दिल्ली पड़ती है अभी जी। 24 से 25 कैंप है शायद हमारे यहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक 10 माइनस। बिल्कुल। तो हर एक कैंप में काम करने का बहुत क्लोजली मौका मिला, स्लम्स के अंदर जिन्हें कहते हैं। और उससे पहले मैंने स्लम्स अपनी जिंदगी में देखे थे जब मैं बॉम्बे में धारा भी गया था किसी मूवी की। वो तो बता रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और वैसे ही स्लम्स मैंने जो एक 110 या 115 साइज तक कह लीजिए तो यहाँ दिल्ली में देखे अपने ही असेंबली सीट। तो वहाँ काम देखा, वहाँ देखा कितने शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए लोग वोट देते हैं, कैसे करते हैं, नेता लोग कैसे वोट लेते हैं, और बहुत चीज़ों से जब रूबरू हुआ तो मेरा मन का, मैंने कहा नहीं, अगर आपको इस कंट्री में कुछ इन्फ्लुएंस रख के कुछ पब्लिक का भला करना है, समाज सेवा करनी है या समाज में आगे बढ़ के समाज को चेंज करना है, बातों के अलावा बातें नहीं करनी, समाज को चेंज करना है, तो आप किसी पोजीशन ऑफ पावर के बिना वो चीज़ नहीं कर सकते। मैंने उस दिन ठान लिया। फिर खूब मैंने काम किया बड़े नेताओं के साथ, खूब भागा, खूब धक्के खाए, घंटों तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका रिस्पांस मुझे मिलना शुरू हो गया। मेरी पहली स्टेट पोजीशन जो थी पार्टी में वो 2007 के करीब थी। मेरे को पूरे साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने युवा मोर्चा का, यूथ विंग का, जो हमारी यूथ बॉडी है जी, उसका अध्यक्ष बनाया, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। वो 1.25 साल 1.5 साल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन है, क्योंकि वो 1.25 साल 1.5 साल में अपनी विधानसभा के अलावा और 4 विधानसभाओं में जाता था। मेरे को मंच पे बैठ के बड़े नेताओं के साथ भाषण देने को बोला जाता था। बिल्कुल। बहुत मौके मिले मेरे को, मैंने दिए, और बहुत युवाओं से दिल्ली में मैं
हाँ, रूबरू मिलेगी, हुआ, बिल्कुल। बहुत किस्म के युवा उससे, बिल्कुल, हर एक मतलब मेरे को ये हर की भी, अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी सोच उस तरह से मिले आप। उसके अलावा भी मेरे को कभी ये चीज़ें हमारे को, क्योंकि हम मॉडर्न स्कूल से पढ़े, हमें आइडिया था भी नहीं कि जनजाति कितनी बिल्कुल इम्पोर्टेंट होती है। हमारे को तो कभी ये भी नहीं बताया गया था कि हम पंजाबी में किस कास्ट के हैं, खत्री हैं, बिल्कुल ब्राह्मण हैं, बिल्कुल। या किसी किस्म हाँ, के जो भी क्षत्रिय हैं, वैसे- यादव हैं, जाट हैं, हाँ, गुर्जर हैं, ये बिल्कुल। सब चीज़ हमने कभी सोची नहीं थी। हम्म, लेकिन जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मुझे इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ा, हाँ, और मुझे समझ में आ आप गई जमीनी राजनीति पे काम करने लगे। काम कर रहे हैं। और फिर मेरे को समझ में आए कि नहीं, यहाँ पे ये 1.25 साल जो भी मैंने काम करना है, मेरे को अभी तक ध्यान है चंद्रमणि जी, मैं 12-12, 15-15 घंटे यहाँ पे काम करता था। बिल्कुल। लोकसभा के सांसद होते थे मिस्टर विजय कुमार मल्होत्रा, मल्होत्रा साहब, जो शायद अब 90 ईयर्स के होते हैं, तो बहुत ही अच्छे एमपी थे बिल्कुल। अपने समय के, बड़े बिल्कुल सरल भी हैं, बड़े सरल मजबूत स्वभाव भी हैं, थे, और सरल। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हाँ, हमें। बड़े पुराने नेता और भी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वो 1.25 साल मेरी जिंदगी के लर्निंग एक्सपीरियंस में, हालांकि कुछ बहुत अच्छे भी अनुभव होते हैं पल खट्टे नहीं मीठे, थे। बिल्कुल और कुछ पल बहुत अच्छे भी थे, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं सच्ची बताऊं तो रूबरू हो गया। फिर मुझे इससे बड़ा मौका मिला 2008 मध्य में, जी, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डाल दिया गया सीधा, अच्छा। जिला से हटा के, और मुझे प्रदेशों में प्रचार करने के लिए बोला। जी, मैं कई प्रदेशों में गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। बिल्कुल। उन दिनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी, उनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित ठाकर जी थे, गुजरात से वो भी। जी, बिल्कुल। मैंने उनके बहुत करीबी में काम किया, उनके साथ बिल्कुल उनकी निकट 5 या 10 लोगों की टीम थी, बिल्कुल। मतलब कई प्रदेशों में गया। फिर मैं पूरे देश की राजनीति से रूबरू होना शुरू हो गया कि जनजाति किस तरीके से भारतीय राजनीति में एक रोल प्ले करती है, और हमें ये समझ में आ गया कि अर्बन सिटी से कोई ज्यादा रोल केंद्र की राजनीति में नहीं है। तब मेरा इंटरेस्ट जागा पॉलिटिक्स जी, और मैंने कहा नहीं, अब तो और भी आगे बढ़ना। हाँ, एक आपको जो जमीनी जो समझ है, जो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो थोड़ा सा डेवलप हुआ आपके दिलों में? वो तो डेवलप इसलिए हो गया क्योंकि 5 साल सोए खाए पिए बिना, उससे पहले कुछ साल, 8-9 साल जब आप बिल्कुल रगड़बाजी करके, बिल्कुल जमीन में घुस के, संघर्ष के साथ, रियलिटी से, बिना किसी छापे के, बिना किसी पिता के नाम के, किसी दादाजी के नाम के, बिना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, जब आप एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता की तरह जाते हैं, तो आपको रियलिटी से रूबरू होना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो मैं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, जरूरी भी है। लेकिन 2009 जो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, वो एक किस्म का ब्लेसिंग पॉइंट था, जिसमें मेरे को मेरी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया गया, कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड को भी, मेरे आपके काम को, आपके संघर्ष को, मेरे एफर्ट को, मेरे आवर्स को, मेरे रिजल्ट को, बिल्कुल, मेरी मीडिया फ्रेंडली नेचर को। जी। तो एक दिन मेरे को श्री अरुण जेटली जी, जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेरे को, मैं उनके पास गया, किसी माध्यम से गया, कई बार गया, बिल्कुल 2007 में गया, कम से कम 10-12 बार गया, प्रेजेंटेशन दी, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मेरा एक बार देखिए जी। मैंने कहा कहाँ हमारे को आप, मतलब कहाँ हम सेवा दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, शायद आपकी मीडिया सेल में दे सकते हैं। बिल्कुल। तो उनका कहना था कि तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लोगे अगर मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो उसी बात में 2 साल लग गए। मैं उनको केंद्र कार्यालय आए प्रेस कॉन्फ्रेंस देने, मैं साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाऊँ अनइनवाइटेड। बिल्कुल। उन्होंने मेरी रुचि देखी इंग्लिश मीडिया की तरफ, बिल्कुल। और पता नहीं, या तो मेरा मेहनत का कहीं ना कहीं एक एफर्ट का वो था, मुझे एक दिन बुलाया उन्होंने जी, मेरे को एकदम से कॉल आया, जेटली साहब बुला रहे हैं और आप आइए, आपके अपॉइंटमेंट है। चला गया, उनके पीएस का फोन आया, बिल्कुल। तो मैं गया अंदर। तो गडकरी साहब जो हमारे नए निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी के बाद, वो बैठे हुए, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनको कहा कि इसको इंग्लिश मीडिया में डाल लो, तो इंग्लिश स्पीकिंग चेहरा अच्छा है पार्टी के पास, बिल्कुल, ये तो इंग्लिश अच्छी तरह जानता है, ये पटर इंग्लिश में बोलता है, मॉडर्न स्कूल में पढ़े हुए हैं, मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हुआ है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे बैकग्राउंड से, मीडिया को ठीक से संभाल भी लेगा। बिल्कुल। मुझे तो एक मिनट के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस मीडिया प्रभारियों की तरह मैं देखा करता था, मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी पोजीशन है जो कहीं सांसदों से भी ज्यादा मैं जाके पावरफुल पोजीशन है, पूरा भारत मैंने सोचा भी नहीं देखता था कि शायद मेरे को उस सेल का सेल मीडिया प्रभारी बना देंगे। बिल्कुल। और मेरे को उस टाइम लगा मजाक हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल। फिर उन्होंने जब मेरे को हमारे राष्ट्रीय से, हमारे जो मीडिया प्रभारी उस टाइम के थे श्रीकांत शर्मा जी के साथ,
जो अभी वर्तमान में पावर मिनिस्टर है और उत्तर प्रदेश में मथुरा से हैं, मथुरा से हैं बिल्कुल। और मेरे को उनके साथ जोड़ा, उन्होंने कहा कल से तुम वहाँ जाओ और उनसे मिलो। मैं गया। तो हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स कह लो या पॉजिटिव पॉलिटिक्स कह लो, तो मेरे को लगता है कि उनसे ज़्यादा हार्ड गॉडफादर या गॉडब्रदर जिसे कह सकता हूँ, मतलब जितनी ट्रेनिंग उस शख्सियत ने हमारे को दी, 3 लोगों को दी, श्रीकांत शर्मा जी रात थे, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, पार्टी ऑपोजिशन में थी, नए नए इलेक्शन हारे थे, नए निर्वाचित अध्यक्ष थे, नई स्ट्रैटेजी से, नए जोर शोर से हम लोगों को बुलाया गया, भाई पूरी नई टीम फॉर्म करो, नई स्ट्रैटेजी फॉर्म करो। उसी दौरान आईटी सेल भी फॉर्म हुआ था, मेरे ही मीडिया सेल के दौरान। हमारे मीडिया सेल का चौथा टर्म था, मतलब मीडिया के संगठनात्मक के रूप में चौथा टर्म था, लेकिन आईटी सेल भी उसी टाइम फॉर्म हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका भी कार्य देखने को मिल जाता था। बिल्कुल। तो जब उस शख्सियत के नीचे मैंने काम किया, श्रीकांत शर्मा के नीचे, तो मुझे तो समझ में आ गई कि ये ऐसे नहीं पहुंचे यहाँ तक। तो रात नहीं, दिन नहीं, एक एक मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक मिनट में को देना, ना हमारे पार्टी के पास उन दिनों कोई ऐसी किस्म की पब्लिक और संसाधनों का भी बहुत कमी थी। फ्लाइट्स लेके जाना पड़ता था अलग अलग टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे पीछे पुलिस हमेशा पड़ी रहती थी। अच्छा। कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, कोई सीआईडी वाले भी देखने आते थे, मॉनिटरिंग करने आते थे, आईटी वाले भी आते थे। तो एक किस्म से बहुत ही हार्ड प्रेशर्स में वो 1 साल 2 साल, जो इनिशियल 1-2 साल सीखने में लग गया कि भाई मीडिया से कैसे हैंडल मीडिया करा जा सकता है। तो वो 1-2 साल की ट्रेनिंग के बाद हमारे को 2010 में अपॉइंट किया गया। तो ये मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि जो वो 1.5 साल की ट्रेनिंग थी, उसने हमारी ज़िंदगी हिला दी और ज़िंदगी बना दी, एक तरह से बदल दी। जो आप सोचते थे उसको बिल्कुल दूसरी तरफ करो। एक मैच्योर पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, जिसको हम मैच्योर थिंकिंग कह सकते हैं। बिल्कुल। एक पॉलिटिकल थिंकिंग, एक मैच्योर थिंकिंग, जिसको कहते हैं कि एक्टिविज्म से आगे निकल के एक लीडरशिप वाली थिंकिंग। बिल्कुल। उसके बाद जब वो अनुभव हमारे को 3-4 साल 2015 तक करने को मिला, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मोदी जी के पहले इलेक्शन में निभाने को मिला, तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। 2014 के मेन इलेक्शन में, जिसमें कि मोदी जी इलेक्ट होके आए। तो वो जो ट्रांजिशन है 2012 और 13 की जो गोवा की कार्यकारिणी थी, जिसमें बहुत से चीज़ें निकल के आई, और उस ट्रांजिशन में बीजेपी के फ्रॉम बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी टू बिकमिंग अ रूलिंग पार्टी, तो वो जो बहुत करीबी से मेरे को देखने को मिला सारे नेताओं के साथ, पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड, बिल्कुल पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठती थी तो हम 3-4 लोग ही अलाउड होते थे अंदर, मीडिया टीम होती थी और वहाँ का स्टाफ होता था पार्टी ऑफिस का, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती थी वो हम लोग देख रहे थे। तो उस दौरान जो मेरे को राजनीति की समझ और परख करने को मिली, ये कदम कदम पर सीखने का प्रयास किया, सीख रहे कदम, मतलब एक लेवल को मैंने अपने मन में बना लिया था कि हाँ मैंने एक लेवल अटेंड कर लिया है। अब मैं सोच सकता हूँ कि मैंने आगे क्या करना, किस रास्ते पे जाना है। कि मतलब मैंने कभी भी इलेक्शन लड़ने की राजनीति करनी है, या जिसे हम संगठन की राजनीति करनी है, या संगठन की राजनीति करनी है, जिसको हम बैकरूम बॉय कहते हैं। आजकल ये बहुत टर्म फेमस हो गया है, सुशांत किशोर जी की वजह से टर्म बहुत फेमस हो गया, बैकरूम बॉय। हालांकि उस टाइम की मीडिया टीम ने एफर्ट बहुत, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा तो हमारे मीडिया टीम ने किया, और हमारे उस टाइम के जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन थे रविशंकर प्रसाद जी, हम उनके अंदर थे सारे के सारे जी। और जो ये बैकरूम का जो टर्मिनोलॉजी है, तो मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी हमने उस टाइम से डेवलप किया, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट ने डेवलप किया। तो मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो पूरा सुशांत किशोर वाला मैटर है और मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं एक बैकरूम बॉय का जो डेवलपमेंट है, ये हम इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो वो ट्रांजिशन बहुत ही अजीब सा ट्रांजिशन था। बिल्कुल। एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी पार्टी को कोई पूछती नहीं, आपको आपकी पार्टी को कोई पूछता नहीं, आपके लीडर्स को कोई पूछता नहीं है, सरकारी अफसर फोन नहीं उठाते, किसी की मदद करनी हो, मान लो पंचायत लेवल पे, जिले लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे, तो वही अफसर बाद में 14 के बाद एकदम से फोन उठाना, एकदम बदल गए। हम तो संघ के कार्यकर्ता थे, हम भाजपा के कार्यकर्ता थे, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने पहले क्यों नहीं कॉल किया। तो वो ट्रांजिशन मेरी जिंदगी में पहली बार 14 में, जिसको हमने सरकार के फॉर्म में देख रहे हैं। अच्छा हंसी, इसी बात पर एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप भारतीय राजनीति
मैंने तो एक्चुअली काफ़ी कुछ बताया। अब अपने सवाल आप मुझे पूछते रहिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ और हाँ, जैसे मैं आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं अपने संघर्ष को, लेकिन भारतीय राजनीति में या किसी व्यक्ति को जब कहीं ऊपर पहुँचना होता है तो उसका एक हिंदी में क्या गुरु होता है या एक गॉड फादर होता है। जाहिर सी बात है कि आपकी भी कोई गॉड फादर रहे होंगे भारतीय राजनीति। मेरे गॉडफादर श्री अरुण जेटली जी थे जी, या मैं कहूँगा हैं। हाँ मैं उनके लिए थे टर्म यूज नहीं करूँगा, बिकॉज अरुण जेटली जी एक सोच है। हाँ हाँ, और चूंकि मैं शुरू से हमेशा प्रभावित स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स से था, और स्कूल के दिनों में प्रमोद जी से था, और जब जुड़ा तो अरुण जेटली जी के साथ। प्रमोद जी की डेथ हो गई थी 2005 या 6 में मई में। तो मैं पहले उनसे बहुत प्रभावित था, और उसी दौरान जब मेरी अरुण जी से मुलाकात हुई किसी अच्छे उनके एक मित्र के माध्यम से, जी, तो मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हमारी कलेक्टिव कंट्री है, वी आर डेमोक्रेसी। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक बहुत इंडिया की वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। और लोग उसको अलग अलग नाम देते थे उस टाइम पे, किचन पॉलिटिक्स, किचन कैबिनेट, बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। तो मैं कई सारे नामों को संबोधित किया गया, कई सारे नामों को, जैसे मैं उन टर्म्स में कहीं भी एग्रीएबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरुण जेटली जी ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन नहीं थे। वो जन नेता के अलावा सब पार्टियों के एक किस्म के, जैसे चंद्रशेखर जी ने अपने समय पे जब प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान उनका सारी पार्टियों के साथ बहुत अच्छा उठबैठ था। बिल्कुल उसी प्रकार से अरुण जी का सारी पार्टियों के साथ उठबैठ बहुत ही अच्छा था। अरुण जेटली जी तो जम्मू से जुड़े हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीतिक सफर वहाँ से हुआ है, तो उन्होंने इस तरह से सफर। तो जब मैं उनके बारे में ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन सुनता था तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन कैसे हो सकता है। तो वो टर्मिनोलॉजी तो मैंने वहीं खारिज कर दी, और उनके साथ बहुत करीबी से काम किया। मुझे राजनाथ सिंह जी के साथ बहुत करीबी से काम करने का मौका मिला। बहुत ही सरल स्वभाव की रहती हैं। मुझे हिंदी के बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, मुझे मालूम नहीं था। प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन हिंदी के बहुत अच्छे वक्ता हैं। हिंदी के बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और कोई छोटे नेता नहीं है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त के लेबर मिनिस्टर रहे, और एक दो मंत्रालय प्रधानमंत्री रहे हैं, गृहमंत्री चीजों के वर्तमान रक्षा, उसके बाद गृहमंत्री बने अभी हमारी 14 की सरकार में, 14 से 19। लेकिन उनके साथ बहुत करीबी से काम किया, और उनके साथ साथ जो हमारे प्रवक्ता उस टाइम से अब तक उभर के आ रहे हैं, उनके साथ बहुत करीबी से काम किया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि आप लोग कोशिश करके सही टैलेंट को आइडेंटिफाई करके टेलीविजन पे लाइए। नितिन जी के साथ बहुत करीबी से काम किया, गडकरी जी। अच्छा, तो उनका एक बहुत पॉजिटिव माइंडेड अप्रोच देख के मेरे को हमेशा बहुत प्रेरणा मिलती थी कि ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल, उनको बहुत बिजनेस फ्रेंडली बोला जाता है। नहीं, गडकरी साहब का तो जो जनमानस मानता है वो ये भी मानता है, वो काम करने का तरीका आज भी सरकार में बड़ा साफ सुथरा है। तो टंकी की चोट पर कहते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, जैसे कि आजकल आप उसमें देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को देख रहे हैं। उनके आने के बाद, क्योंकि मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना था, क्योंकि मैं उस टाइम की जो बीजेपी थी, अटल जी वाली बीजेपी के टाइम पे, उस टाइम पे जो 2000 से, मतलब मैं कॉलेज में आसपास, तो उस टाइम पे उनको फ्लाईओवर मिनिस्टर बोला जाता था। फ्लाईओवर गडकरी, और वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, और बेस्ट परफॉर्मिंग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जहां तक कि ये भी सुना जाता है कि अटल जी उनसे सलाह लेते थे बुला के, जी अपने पीडब्ल्यूडी के कामों के लिए, जो महाराष्ट्र में सीलिंग बना उन्होंने बनाया था। इसी भी सिलसिले में एक चीज आपसे कह रहा हूँ, जब नितिन गडकरी जी का नाम आ रहा है विश्व में, नितिन गडकरी जी जब सीधे महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो लोगों को बड़ी हैरत हुई। मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि जो नॉन सेंटर का आदमी सेंटर में आ गया। हाँ, अब इतनी बड़ी पार्टी जो देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मूल मुख्य दो समय ही पार्टियाँ थी। उसके हिसाब से अगर आप देखें कार्यबल के हिसाब से या कार्यकारिणी के हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से, उस पार्टी का एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, तो लोगों को उस समय, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बड़ी हैरत सी हुई कि एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुछ लोगों ने हल्का फुल्का उनके बारे में कुछ कहा था। मैंने अभी आपको एक शुरू में चीज़ बताई थी जी, कि हम लोग पिता और दादा वाली पार्टी नहीं है। बिल्कुल। नितिन जी नागपुर के जी रहने वाले हैं। उनका घर परिवार, उनका उठ बैठ, आना जाना
संघ कार्यालय से लेके महाराष्ट्र के मंत्री के दौर पे रहना जी, उस टाइम के मुख्यमंत्री के बिल्कुल नजदीक रहना, शिवसेना के साथ बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी होना, हमारे अलायंसेस के साथ प्रॉक्सिमिटी होना, वो कोई नए नेता तो थे बिल्कुल। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, अगर मैं परफॉर्मेंस और मेरिट की बात करूँ तो हमारी पार्टी प्योरली मेरिट बेस्ड है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप हो, वरना साथ वाला है जो परफॉर्म करेगा। तो पिता और दादा से हट के अगर हम चले तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा था कि एकदम से महाराष्ट्र से किसी को लिया जो सेंटर की राजनीति में, जैसे वेंकैया नायडू जी हमारे अध्यक्ष होते थे, अडवाणी जी होते थे, जोशी जी होते थे, बंडारू लक्ष्मण जी होते थे, जनकृष्ण मूर्ति जी होते थे, उससे पहले कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। लेकिन जो आदमी सेंटर में नहीं रहा वो कैसे संभालेगा? बिल्कुल। लेकिन जिस स्पीड से मैंने उनको काम करते हुए देखा, जिस स्पीड से मैंने देखा कि उन्होंने पूरी कमान कुछ महीनों में ही तेजी से बीजेपी को, उस ट्रांजिशन में बीजेपी को मैं अगर 4 नेताओं के श्रेय दूं, 4 या 5 नेताओं के, तो उसमें से सबसे पहला नाम मैं शायद नितिन जी का नाम देना चाहूंगा। बिल्कुल। नितिन जी, राजनाथ जी, अरुण जी, सुषमा जी, ये 4 या 5 नाम थे। अडवाणी जी तो खैर हमारे पार्टी के पिता हैं, उनसे तो कुछ भी सारा मार्गदर्शन मिला था, वो तो स्तंभ फाउंडर है, और उनकी गाइडेंस के अंदर इन चारों ने, पांचों ने, अटल जी तो खैर 2007 में थोड़े से जोशी जी थे। तो हर एक का अपना एक सेक्शन था। जैसे जोशी जी का कुछ मुद्दों पे बहुत अच्छी पकड़ थी। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मैंने खुद ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी करीब 25 से 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद ऑर्गेनाइज कराई। तो कुछ विषयों पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेके जो उनकी पकड़ थी, कुछ सब्जेक्ट्स को लेके, वो शायद मैंने किसी नेता के पास एक्सपीरियंस नहीं देखा। सिमिलरली कुछ चीज़ों को लेके अडवाणी जी का एक बहुत ही पार एक्सीलेंस संगठन को लेके कुछ आइडियाज थे जो ट्रांजिशन फेज उन्होंने हिंदुस्तान में देखा। तो बस अटल अडवाणी की पार्टी कहा जाता था उसको, बिल्कुल। और कहते थे मतलब अटल अडवाणी जोशी। तो मैं उस दौरान भी काफी कुछ देखा था। तो अडवाणी जी के अपनी एक थिंकिंग ट्रांजिशन में जो मैंने चेंज देखा, और 2009 में जब नितिन जी आए, तो उस दौरान जिसकी आपने जो सवाल मुझसे पूछा है, तो वो एक डिफरेंट फेज था टोटली। बिल्कुल। वो एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट फेज था पार्टी, गडकरी जी के बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट फेज था, जिसमें हमने नई इंडक्शंस, नए लोग, नई सोच, मतलब मीडिया फ्रेंडली नेचर जो कभी था ही नहीं, आईटी फ्रेंडली नेचर, मतलब जो राजीव गांधी के टाइम पे कहा था डिजिटल नेता थे राजीव गांधी, प्रमोद जी के टाइम पे कहा जाता था नया आता था उसको कुछ नए नाम दिए ही जाते। राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, और बाद में प्रमोद जी का डिजिटल इंडिया का जब भी सारी बात आई थी, तो उसी प्रकार से नितिन जी और भी ज्यादा मैं मानता हूँ। तो जब वो उन्होंने हमारे को बहुत फ्री हैंड दिया, तो हमने करके वो चीज़ दिखाई, और उस एफर्ट के बाद हमारे को राधा जी के साथ भी काम करने को मिला मौका। और मुझे चंद्रमणि जी ऐसा लगता है कि नेताओं को लोग क्रिटिसाइज करने में बहुत 2 मिनट लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन उस लेवल का नेता बनने में जो उन लोगों का लेवल है, और हम सीधा जनता कुछ भी कह देती है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कल पैदा होता है और परसों स्टेटमेंट दे देता है, तो मैं समझता हूँ बहुत टफ जिंदगी है। हाँ जी, इसी बीच एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि जिस तरह से कि आप अपने साक्षात्कार में बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है बड़ी ज़मीनी पार्टी है, और वो हर किसी को मौका देती है, आपका कहना ये है। मेरा सवाल ये है कि सिंधिया जी का पूरा परिवार लगभग भारतीय जनता पार्टी में है, राजनाथ सिंह जी के बेटे भी पार्टी में है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बेटी रीता बहुगुणा जी भी, या विजय बहुगुणा जी, या बहुत सारे ऐसी शख्सियतें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बल पर हैं कि वो विरासत के तौर पर आए हैं। या एक बेहतरीन चीज़ मैं आपसे कह दूँ, अगर जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेनका गांधी जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, या उनके बेटे वरुण गांधी जी आप पार्टी में हैं, तो क्या मुझे जहाँ तक लगता है, या और भी बहुत सारे, मैं बहुत शख्सियतों के नाम रमन सिंह जी के बेटे की बात कर सकता हूँ, शिवराज सिंह जी चौहान जी के बेटे की बात कर सकता हूँ, राजनाथ सिंह जी के बेटे की मैंने बात की, बहुत सारी शख्सियतों की मैं बात कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, ठीक है, आपका संघर्ष है, आपकी योग्यता है, आपका कार्य करने की पद्धति है, आप आए, लेकिन वर्तमान दौर में जो देखा गया है कि और पार्टियों से, जैसे हम सुनते थे कि और लोगों से हम डिफरेंट हैं, वरुण गांधी जी को जब टिकट दी गई,
26 साल की उम्र में जहाँ तक मुझे अंदाजा है, या और भी बहुत सारे जो राजनेताओं के पुत्रों को टिकट दी गई, तो वो किस आधार पर दी गई और दी जा रही है, तो उससे तो ऐसा नहीं लगा कि वो और पार्टी से डिफरेंट है। जी, मैं, क्योंकि आपने कैटेगरी तो सारी बता दी मेरे को, अब मैं कैटेगरीज को अलग अलग कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये नाम जो आपने लिए हैं, क्योंकि अनुभव मेरे सभी के साथ है। बहुत कम नाम लिए, नाम बहुत है, बिल्कुल, और कई बार हमसे पूछा भी जाता है। बिल्कुल। अब जैसे मैं एक नाम लेता हूँ जिसके बारे में मैं टोटली डिसएग्रीएबल हूँ, क्योंकि मैंने उनका टैलेंट देखा है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। आपने एक नाम छोड़ दिया, अनुराग ठाकुर जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब अनुराग जी को तो मैं कभी भी किसी भी वे में पिता पुत्र वाली राजनीति से मैं कभी रिलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी जानता ही नहीं था, ना उन्होंने कभी जाहिर किया कि वो हिमाचल चीफ मिनिस्टर के बेटे थे। वो तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, और 2 बार सांसद बनने के बाद, अपने आप को प्रूव करने के बाद, जब वो सांसद बन के आए, तो मैंने कुछ महीनों, 1-2 महीनों के लिए उनके साथ भी काम करने कार्य किया। तो मेरे को तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं लगी पितृ पुत्र वाली, ना मुझे ऐसा कहीं से भी ऐसा कोई महसूस हुआ कि उनके टैलेंट क्षेत्र को या उनकी पर्सनल कैपेसिटी को, मतलब कहीं मेरे को नहीं पता लगा कि वो धूमल जी के बेटे थे, क्योंकि तो वो ठाकुर लगाते थे, धूमल लगाते नहीं थे। तो ये तो मुझे बहुत महीनों बाद पता लगा कि वो हिमाचल चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं। तो मैं तो उनको प्योरली मेरिट बेस मानता हूँ जी। अब इस बात को हम थोड़ा अलग करते हैं। बिल्कुल। अब आपने वरुण गांधी का नाम लिया जी। जहाँ तक मेरी यादाश्त है, मेनका जी तो बीजेपी से काफ़ी पहले जुड़ गई थी। बिल्कुल सही बात है। और मेनका जी के बेटे के साथ भी मेरे संपर्क अच्छे हैं। वरुण जी के साथ मैंने काम किया कुछ साल। वरुण जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थे, युवा मोर्चा की, मेरे साथ साथ भी, इससे पहले वो मेरे साथ साथ भी थे जी। और उनसे काफ़ी संपर्क रहा मेरा, लेकिन वो तो उनके पास तो कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम था नहीं। मतलब कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स को अगर आप रेफर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं था कि वो अपने पिता के दम पे या कुछ नहीं। मैं भन से एक बात आपको बीच में रोक रहा हूँ और आपसे चाहूंगा आपके तो प्रतिक्रिया नहीं चाहिए। अगर वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी में, तो गांधी परिवार का नाम क्या कम है? उस बड़े नाम की वजह से मेनका गांधी इसमें है ना, उस बड़े नाम की वजह से ही वरुण गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी में, बाकी तो बहुत सारे करोड़ों युवा हैं। राजनीति में जब आप इस पूरे पर्सपेक्टिव को आप देखेंगे जी, और तो हम ओवरऑल एक सिचुएशन को अगर हम देखेंगे, तो वरुण गांधी के बारे में जो आपकी प्रक्रिया आपने कही अपने पर्सपेक्टिव, मतलब अपने पर्सपेक्टिव से और एक परसेप्शन से, हाँ हाँ बिल्कुल, वो आप अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के अध्यक्ष, मैं राजनाथ सिंह जी का रेफर कर रहा हूँ, बिल्कुल, उनसे पहले अटल जी अडवाणी जी भी थे, बिल्कुल, उसके बाद नितिन जी ने भी काफी इंटरेक्शन करा वरुण जी के साथ। लेकिन वरुण जी ऑन ए जोन टेबल पे बहुत कुछ लेके आए थे उत्तर प्रदेश में। अगर आपको ध्यान होना हो, एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनको लेकर, बिल्कुल, जिसमें उनके बयान का जिसके बयान को पूरी तरह दिखाया नहीं गया। अब जब मैं वरुण जी से इंट्रोड्यूस हुआ जी, और वरुण जी को प्यार से लोग फिरोज बोलते हैं, संजय जी के बेटे हैं, उनको फिरोज वरुण गांधी बोला जाता है। तो मैं उनको राहुल गांधी का कहीं से भी भाई के रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि चाहे उनको आप कितना भी इस पर्सपेक्शन से मान लें, इस परसेप्शन से मान लें कि वो भी किसी गांधी के परिवार के नाम से आए हैं, लेकिन उस व्यक्ति में भी मैंने खूब टैलेंट देखा। जब वो पहला इलेक्शन लड़े थे, जैसे आपने कहा 26 साल की उम्र थे, तो उनके पिताजी तो उनके साथ नहीं थे, गांधी का नाम जरूर था, कोई गुना तो है नहीं, और बीजेपी ने भी कोई गुना नहीं किया। बीजेपी को भी अपनी नंबर ऑफ सीट, देखो नंबर गेम है ये, इट्स नंबर गेम, बिल्कुल, आप जितना मर्जी कह ले, कहीं ना कहीं तो समझौता सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन वो समझौता नहीं थे हमारे लिए, वो एक नंबर गेम का हिस्सा थे। 26 साल की उम्र में अगर उस आदमी को लॉन्च किया, 26 साल की उम्र में उस आदमी ने यूपी में अपनी पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ना कुछ ऑन टेबल लेके आए। मैंने खुद देखा है उनसे हजारों लाखों युवा कितना आकर्षित है। हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बिल्कुल, उनकी बातों से कहीं ना कहीं मैं डिसएग्रीएबल ही रहता हूँ, फ्रैंकली रहता हूँ, बहुत डिसएग्रीएबल। लेकिन उस टाइम पे जो उनकी मूवमेंट थी, एज अ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थी, मेरे को ऑन इट्स ओन मेरिट ठीक लगी, एक बात। और जैसे मैंने आपको मैंने अभी बताया कि राजनीति इज ऑल्सो गेम ऑफ नंबर्स, एक नंबर गेम है।
तो हम उस बात को भी कहीं झुठला नहीं सकते। मैं देखिए हंस जी, अब चूंकि आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, अब मैं नहीं, वरुण गांधी का तो बता दिया मैंने आपको। अब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, आपने तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पूछा ही नहीं मुझसे। मैंने कहा, देखिए मैंने आपसे कहा, मैंने सिंधिया जी की दादी हमारी पार्टी की को फाउंडर थी। हाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश के एक रीजन ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ग्वालियर में उनका एक सर्टन मतभेद रहा अपनी प्रेजेंट लीडरशिप के साथ। बिल्कुल। पूरा इलेक्शन उनके सिरे पे कांग्रेस ने उन्हें, उनकी दोनों बुआ हैं हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है। अब तो एक मिनिस्टर रही है। अब तो सिंधिया जी भी आपके साथ मध्य प्रदेश में मिनिस्टर रही है, राजस्थान में 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रही है, वसुंधरा जी और यशोरा जी। बिल्कुल। लेकिन अब ज्योति के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो ज्योतिरादित्य जी ने अपनी पार्टी में घुटन महसूस करी कि उनको एक डायरेक्ट, जब उतना टैलेंट होने के बाद उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। और ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया, बनाया क्या मुझे पता, ये शिवराज जी सीएम। देखिए हर जी, आप देखिए पार्टी की तरफ से बड़े महत्वपूर्ण वक्ता की तरफ से बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधा सा सवाल आपसे, सीधा सवाल पूछिए। अगर आपने सीधी बात, मन का सीधा सवाल है वो पूछिए। आपने सीधा सवाल ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आए कि उनको मध्य प्रदेश, इसलिए ही नहीं, उनको मुख्यमंत्री एक तो नहीं बनाया। दूसरा उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे एक चीज पर आ रहा हूँ। आप सांस रखें, अब आप सांस रखेंगे। अगर इस बात को हम बात करते हैं तो आप दिल्ली के इलेक्शन की बात लेंगे, इससे पिछले वाले इलेक्शन की हम बात लेते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की राज में जब कदावर हर्षवर्धन जी जैसे नेता कदावर नेता रहते हैं, विजय कुमार मल्होत्रा जैसे कदावर नेता रहते हैं, और भी कई सारे कदावर नेता यहाँ पर हैं, उनकी मौजूद के बावजूद भी दिल्ली में किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री प्रयोग किया था, जबकि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं। तो एक चीज। दूसरा, अगर आप इस चीज को कह रहे हैं तो उत्तराखंड में हम आप चलते हैं। उत्तराखंड में उस समय के कई सारे नामों को दरकिनार करके रावत जी को लाया गया, तीरथ सिंह रावत जी। हाँ, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। क्या अगर मध्य प्रदेश में हम एक बात को, इस चीज को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी से संगठन में बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं, या तो ऐसे राज्यों में बहुत सारी चीजें आपके साथ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनको मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाया तो इसलिए आगे। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई बार हुआ है कि जिनको होना चाहिए था वो नहीं बने। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं जी चंद्रमणि जी, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं। बट ये सवाल आप मुझसे एज अ पॉलिटिकल वर्कर पूछ रहे हैं बीजेपी का, या एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ रहे हैं, पहला भी डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि अगर आप कैसे जवाब देना अगर आप पॉलिटिकल वर्कर की तरफ से पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप एनालिस्ट की तरफ से पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब और भी क्लियर मिल जाएगा। बिल्कुल, बताएं। अब मैं आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात बताना चाहूंगा। पहले सवाल आप किरण बेदी की तरफ था जी। कई बार एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए पार्टी कुछ डिसीजन लेती है, मैं उसका भी आई विटनेस हूँ किरण बेदी के इलेक्शन का, क्योंकि मैं पर्सनली सेंटर से मीडिया देख रहा था दिल्ली में जी। मैं 2 या 3 बार मीटिंग्स में गया और मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। इंटरनल कहा आपने? हाँ, मतलब मैंने अपने मन में कहा, मैं इंटरनल कहाँ बोलने वाला। उस टाइम मेरा अमित जी अध्यक्ष थे, अरुण जी आते थे, मीटिंग लेते थे, 7 सांसद आते थे, मीडिया की हम 1-2 टीम के लोग जाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता था मैं चले जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो मुझे इंटरनली फीलिंग आने लगी थी कि जो प्रेसिडेंट्स हम लोग सेट करना चाह रहे हैं वो प्रेसिडेंट शायद पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और वो प्रेसिडेंट शायद पब्लिक को भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आईपीएस, एक्स फॉर्मर आईपीएस रिस्पेक्टेबल ऑफिसर है, गवर्नर रही है पुडुचेरी में, और पार्टी के साथ उनका तो बाद में रही, बाद में। तो जरूरी नहीं कि आपका हर एक दाव ठीक बैठे। अब यही गलती अगर मान लीजिए मैं इसको गलती ही बोलूं तो वो भी गलत है। मैं एक बात और, अगर किरण बेदी नहीं सीएम तो उस टाइम पे सीएम कौन? अब अगर आप कहने का मतलब ये है कि हर्षवर्धन जी को दोबारा चांस दिया जाता तो ये वही पार्टी जो सबको चांस देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसी सवाल में फिर दूसरा सवाल हंसी आपके साथ और होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से आप लें, आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, जब उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव हुए तो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी मेरठ वाले आपके प्रदेश अध्यक्ष में जानता हूं। बिल्कुल अच्छी बात, ठीक है। उसके बावजूद भी ये लालजी टंडन जी, कल्याण मिश्र जी जैसे कदावर नेता भी वहां पर थे। इन सबको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को
मुख्यमंत्री प्रमोट किया। तो ये चीजें अगर आप ये कह रहे हैं सवाल ही गलत हो गया। कौन पार्टी का क्या करती है, वो सवाल इसलिए गलत हो गया कि 117 एमएलए तो उनके पर्सनल पक्ष में थे। नहीं, ये इंटरनल मामला है। नहीं, इंटरनल है ना सर। देखिए, जो डेमोक्रेसी का आज का बीजेपी डेमोक्रेसी भी चलती है जी, और कहीं ना कहीं कितने विषयों पे अगर आपने सुना होगा, कुछ मुख्यमंत्री कुछ ऑफ द कॉर्नर्स में एज अब ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल हमारी पहली इंटरव्यू खत्म हो चुका है बिल्कुल एज अ पॉलिटिकल वर्कर, क्योंकि इंटरेस्ट आपको भी आएगा और लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल जैसे दो, तीरथ सिंह रावत हरियाणा के अपने खट्टर जी, अब चारों मुख्यमंत्रियों के नॉमिनेट और इलेक्ट होने में कई किस्म की स्टोरीज बाहर आई। जैसे कि हरियाणा के सीएम को अगर हम देखेंगे, बिल्कुल अगर हम खट्टर जी की मूवमेंट देखेंगे तो उनके बाद उनके नाम पे तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं गया पहली बार, बिल्कुल नहीं लड़ा गया, उनको एकदम से बना दिया गया। लेकिन हरियाणा में हमारे पास कोई ऐसा फेस जो उस टाइम पार्टी ने अपने ऑप्शंस वे करे जो नहीं थे। पार्टी के कुछ प्रमुख लोग जो पहले से पार्टी के साथ हैं, जैसे कैप्टन अभिमन्यु थे, ओपी धनखड़ हैं, अनिल विज हैं, और भी एक दो नाम वहाँ पे। कांग्रेस से भी 2-3 महत्वपूर्ण चेहरे उस समय इसी आशा में टूट कर आए थे। अब आपके कांग्रेस सारी जिन प्रमुख चेहरों का नाम आप जिन तरह इशारा कर रहे हो जी, अभी उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने का नाम किसी आशा तो थी ना हरियाणा में, ऐसी आशा से आपके साथ आए थे ना वो टूटकर बेशक इसी आशा से आए हो जी, लेकिन पार्टी अपनी लॉयल्टी भी देखती है, अपनी आइडियोलॉजी भी देखती है। पार्टी की आइडियोलॉजी फर्स्ट। अब पहला सवाल आपका मैं यही खारिज कर देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ कैसे? अरे भैया, कितनी बार तो सांसद रह लिए गोरखपुर से, कितने युवा अवस्था में जो आदमी मठ का मठाधीश बन गया हो और अपने गुरु के हाथों से उसको बहुत युवा उसमें एक इतना बड़ा दायित्व दे दिया गया मठाधीश के नाम का, और दुनिया का सबसे मतलब बड़े मठों में से है गोरखपुर, और 4 बार सांसद, तो ये कोई फर्स्ट टाइमर तो थे नहीं। तो कल्याण सिंह जी और राजनाथ जी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो बहुत पुरानी बात है। 117 नहीं, राजनाथ जी तो कहाँ से नहीं, वो तो मंडल और जिला अध्यक्ष बन के आए, वो तो फर्स्ट टाइमर थे ही नहीं कभी। वो तो सारे रगड़ के अपने आप बिल्कुल सही। हमारे कल्याण सिंह जी, वो भी कोई नए नेता तो थे नहीं, वो भी जमीन से उठ के आए। हमारा कोई भी हवाई पैराशूट नहीं था। आपने ज्योतिरादित्य के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया वो सीएम बने कि नहीं बने, बताओ। अभी कैबिनेट रिशफल में वो क्या बनेंगे वो कल की बात है। आज क्या है? भारतीय जनता पार्टी, देखो मैं सीधी सवाल कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब के दर्शकों को सीधी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। मैं सीधी बिना बेकार, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर भारतीय जनता पार्टी में टूट कर आए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको कांग्रेस से ज्यादा दे देगी? क्योंकि कांग्रेस में आज नहीं तो कल वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जो उससे पहले आप सुने, उससे पहले वो सेंटर में मिनिस्टर्स रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 नंबर की पोजीशन पर है। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या उनको उस तरह से औहदा देगी? हमारी पार्टी में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली केपेबल रहेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एक कलेक्टिव अप्रोच होती है। प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पार्टी का अध्यक्ष होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, HM साहब हैं, और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड में होम मिनिस्टर साहब भी हैं, नड्डा जी हैं, और पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में मतलब 10 से ऊपर मेंबर होते हैं, अब खैर बढ़ गए हैं। तो ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। अगर उस शख्सियत पे रूल करने की, एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ अच्छा करने की विकल्प के रूप में उनको देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हो सकता है कि उस पेडेस्टल पे जो आप इशारा कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में उनको एक अच्छी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे सेंटर में। अब आपका एक सवाल और था जो आपने पूछा, चीफ मिनिस्टर, तो मैंने तो आपको सीधा सीधा बोला कि जो आदमी ने इलेक्शन जिताया कांग्रेस में, अगर बीजेपी को ऐसा ही करना होता तो उनको सीएम बनाती, सीएम तो नहीं बनाया। तो आपका सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। अब आती है बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया। भैया, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पोजीशन को पार्लियामेंट्री बोर्ड समझता है कि वो निभाएंगे लॉयल्टी से, और कहीं ना कहीं इतने सालों, उनके पिता भी अगर आप देखेंगे तो उनके पिता ने भी 1 या 2 चुनाव कांग्रेस से दूर होकर लड़े थे जी, एक अपनी पार्टी बनाई थी, तो बिल्कुल थी, और हमारी पार्टी से भी कुछ वक्त के लिए वो बिल्कुल जुड़े थे। उनकी दादी हमारी पार्टी से लड़ी, हमारी पार्टी से उनके पिताजी को भी टिकट ऑफर हुई थी, और वो परिवार प्रमुख रूप से आरएसएस और बीजेपी के साथ ही था पोस्ट इंडिपेंडेंस, और इंदिरा गांधी जी के कहीं ना कहीं विरोध में ही देखा जाता था वो परिवार। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को बाहर का मानता ही नहीं। तो आपका जो सवाल है वो मैं सवाल को जनाधार ही नहीं मानता। चलिए, मैं
ज्योतिरादित्य जी को बाहर का मानता ही नहीं हूँ, वो तो अच्छा। होम रन है हमारा। अच्छा, वो आप ये कह सकते हैं जैसे कि राजनेताओं की एक आदत होती है कि वो घर वापसी है, वो घर वापसी, आप ही कहना चाहेंगे? मैं घर बिल्कुल वापसी। घर वापसी मानता बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जैसे अभी हम जब राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और आपको उस अहम पद के हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा रहती है कि मेरे संघर्ष का, मेरे कार्य का मुझे भी इनाम मिलना चाहिए, आप अपने आप को कहाँ पर देखते हूँ। ये सवाल तो अभी बहुत दूर का है मेरे लिए, हैं? क्योंकि मैं तो अभी संगठन में ही काम करने का आगे मैंने मन बनाया हूँ, और मुझे लगता है कि संगठन के माध्यम से मैं फिलहाल अपने कुछ अगले 2-5 साल जो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं अगले 15 साल तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल, अगले 10 साल की भी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता आज के टाइम पे। अब हमने लास्ट ईयर 2019 में थोड़ी सोचा था कि हम पूरे 2020 में घर बैठेंगे, बिल्कुल, और हमने 2020 में दिसंबर में नहीं सोचा था कि हम 2021 में कोरोना में अपने बिस्तर में बैठे होंगे। तो ये सवाल अब राजनीति में भी और मेरे अपने करियर में भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही निर्धारित सवाल है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट संगठन की राजनीति की तरफ ज्यादा है, और आने वाले समय में मैं भी चाहूंगा कि कोई ना कोई पब्लिक ऑफिस संभालूं और अच्छा पब्लिक ऑफिस संभालूं, लेकिन वो अभी समय पास नहीं है, क्योंकि मैं अभी और भी ज्यादा अपने आप को जिसे कहते हैं अंडरट्रेन महसूस करता हूँ, इसलिए संगठन में अपना एक्सपीरियंस मैं अभी लूंगा। दूसरा मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह पूरे वापस उसी सवालों पर आते हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक घोषणा करती है और हमेशा बात कहती है कि पार्टी विदाउट ए फ्रेंड, हम औरों से अलग हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, बहुत 1-2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ और आपके उस संज्ञान में होंगे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री कार्यकाल में थे तो उनके जो भांजे अनूप मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी में रहे, और उस समय जो मध्य प्रदेश सरकार में सुनती रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की और एक भांजी थी, सम्मत मुझे नाम में याद है, करुणा मिश्रा जी का, वो भी बिल्कुल सक्रिय राजनीति में रहे। उसके बाद अगर हम आडवाणी जी की बात करते हैं तो उनकी जो बेटी थी उस समय उनके कार्यकाल में वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, आप शायद वाकिफ हो। ऐसे सारे बहुत सारे जो चेहरे आज भी परंपरागत रूप से आज भी, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे आपने कल्याण सिंह जी का जिक्र किया, कल्याण सिंह जी के बेटे आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पिछली स्टेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बेटे भी उत्तर प्रदेश में की जो मंत्रिमंडल है उसमें। ये जो सिलसिला है, फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं इन सारी चीज़ों के, इसी के साथ अपराधीकरण की हम जो बात करते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं लगता या देश और दुनिया को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अपराधी और अपराधीकरण के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो परंपरागत राजनीति का हिस्सा रहे परिवार में। मैं आपको थोड़ा याद रखना चाहूँगा जी, हरियाणा में सरकार बन रही थी पिछली बार जी, गोपाल कांडा जी ने 3 या 4 कुछ सीटें चंद सीट जीत के पार्टी को अपना सपोर्ट ऑफर किया, हम शॉर्टेज में थे, बीजेपी ने निर्णय बिल्कुल उनके अगेंस्ट लिया। आपने क्राइम की बात करी, बिल्कुल, और उसका सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। अगर आप मुझे बताइएगा कि किसी के अगेंस्ट प्रूवन कन्विक्टेड केसेस हो और वो मंत्री हो, तो मैं आपकी बात को मैं मान जाऊंगा। ये आप कानूनी बात नहीं कह रहे हैं। अगर आपने इशारा किया है कि हम सरकार के शॉर्टेज में थे, गोपाल कांडा जी का हमने समर्थन नहीं लिया, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल पर आइए, अगर आपने चौटाला साहब के पोते का समर्थन लिया, बट वो तो कन्विक्टेड नहीं है, आप पूरा सवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सवाल पूरा सुनिएगा। जिस रोज दुष्यंत जी आपको समर्थन कर देते हैं, उनके पिता की दूसरे दिन वो बाहर आ जाते हैं। एक सवाल, जिस रोज देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसी रोज यानी दूसरे दिन अजीत पवार जी अगर उन्हें समर्थन दे रहे तो उनके जो केसेस है सारे काम हो जाते हैं। आप उन मुद्दों पर भी सोचिए, ऐसा तो नहीं जनता ने सोचना है। नहीं, जनता ने क्या सोचना है? अगर मैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये आकलन है।
कि अभी दूसरे दिन पहला जेल से बाहर आ सवाल जाते हैं? मैं पहले सवाल पे आता हूँ जी, दुष्यंत जी के पिताजी का आपने बताया, दुष्यंत जी के पिताजी तो कब से बंद थे जेल में? बनते, दादाजी लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कब से बनते, लेकिन दूसरे दिन ही बाहर आ जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बनते हैं, अजित पवार साहब उनको सपोर्ट कर देते हैं, मेरे पास तो उनके जो सारे केस है दूसरे दिन ही मैं खत्म हो जाते महाराष्ट्र के बारे में मेरी जानकारी थोड़ी लिमिटेड है हैं। जी, तो मैं पहले यहीं की बात करूंगा। बिल्कुल। और अजीत पवार जी का तो मैं डायरेक्टली पार्टी से कोई एफिलिएशन है नहीं, हालांकि वो लेकिन आपकी के पार्टी को जब उन्होंने समर्थन कर दिया और आपने अपने साधु को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो आपको इस बात पता होनी चाहिए कि पता भी है आपको, आप बताएंगे जनता को, पता भी हो गया, बताएंगे भी कि जनता को कि दूसरे दिन ही उनके सारे केस खत्म हो गए थे। तो ये ऑन रिकॉर्ड में बात कह रहा हूँ सर। मैं आपको क्योंकि मैंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति से जी। और देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट जब बनी, मैं उससे ज्यादा रूबरू नहीं हूँ कि अजीत पवार जी के डिप्टी सीएम थे जो आप वाकई बता रही हैं और उनके केसेस वापस लिए गए, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। जी, मैंने हालांकि उस टाइम पे कुछ पेपर कट्स, टीवी कट्स, कुछ फ्लैशिंग न्यूज देखी थी, लेकिन मेरे को जिस बात की पूर्ति नहीं है मैं उसको नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल। अब आते हैं हरियाणा पे, तो जाहिर सी बात है कानून है, जुडिशरी है, जुडिशरी पास्ट में कांग्रेस वालों को भी बहुत अक्यूज किया गया। बहुत लोग गवर्नमेंट आई 2004 में कांग्रेस की, बहुत सी चीजें वहां भी पलटी, बहुत एक्यूजेशन भी आया। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कहीं ना कहीं जुडिशरी पे कहीं ना कहीं फोर्स किया जा रहा था किसी को अंदर डालना जेल में 1 मिनट के लिए? क्या अजय चौटाला जी कन्विक्टेड अक्यूज थे? क्या उनका, क्योंकि ऐसे तो कोई जेल से भाग नहीं आ सकता, तो मणि जी इतने सालों से चौटाला जी भी जेल में ही हैं, उनके दादाजी हैं, पोते को दादा से भी बहुत प्यार है, मैंने सुना है, तो वो तो बाहर नहीं आए, वो तो उनको पेरोल मिलता है, उस पर कहीं ना कहीं मीडिया हल्ला करती है और जाते हैं अंदर। बिल्कुल। अब अगर अजय चौटाला जी किसी प्रावधान के अंदर बाहर आए हैं तो उस प्रावधान पे तो कोई जज या लॉयर ही आपको टिप्पणी दे पाएगा, लेकिन इसको पॉलिटिकल डिसीजन कहना, जी, क्योंकि वो बीजेपी के मेंबर नहीं है, जेजेपी के मेंबर के फाउंडर के पिता हैं, फाउंडर भी नहीं है वो, मुद्दा यहाँ पर ये वो है, फाउंडर भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुद्दा ये है, हंसी जी मुद्दा ये है, देखिए अगर हम अपराध और प्राधिकरण की बात करते हैं, उसके समर्थन की बात करते हैं, मुद्दा आज का हरियाणा क्या कल के हरियाणा से अच्छा नहीं है? आप मुझे बताइए, मैं इस बारे में क्या आज के हरियाणा में क्या उस किस्म से क्राइम है? क्या आज के यूपी में उस किस्म से क्राइम है? आप मुझे बताइए, कहाँ पे क्राइम है? मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, आप मुद्दे मैं चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरा पहला सवाल ये था कि जिस रोज चौटाला साहब अखिलेश का गुंडाराज, मायावती का गुंडाराज, आपके जो चौटाला जी का आपने नाम लिया, मैं तो छोटे बेटे के बारे में ज्यादा जानता हूँ, उनका गुंडाराज अभय और अजय जी, आप ऐसा नहीं करें कि आपकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ? मैं उनके दादाजी और उनके चाचा जी दोनों की बात पूछे, दादाजी और इनोडो वालों की बात कर रहे हैं, वाले की, उसके गुंडाराज के बारे में मैंने बहुत सुना है। जसपा तो नई पार्टी है, इसके गुंडाराज कैसे आ सकते जब पार्टी हमारी है पावर में? वो इसलिए नहीं आ सकते ना क्योंकि जसपा आपको समर्थन दे रही है, इन्होंने आपको समर्थन नहीं दिया। बीजेपी में वीवीआईपी कल्चर है ही नहीं, मनीष जी आपको भी पता है, कोई भी भाजपा का वर्कर अगर पुलिस स्टेशन आता है तो वो लाल बत्ती लगा के नहीं आता। अगर आप मुझे एक भी भाजपा के कार्यकर्ता का नाम बता देंगे जो लाल बत्ती लेकर पुलिस स्टेशन आया हो तो मैं तुरंत कल रिजाइन कर दूंगा पार्टी से। ये वीवीआईपी कल्चर हमारी पार्टी में नहीं है। और जहां तक बात जेजेपी की है, तो जेजेपी तो हमारे साथ फॉर्म होनी है। हमारे गवर्नमेंट सेकेंड टाइम गवर्नमेंट बनने के बाद जेजेपी दुष्यंत जी ने फॉर्म कर दिया, नैना जी और दुष्यंत जी, तो उनके पिताजी तो वैसे भी फाउंडर नहीं है क्योंकि वो जुडिशरी के कुछ केसेस लड़े। अब आगे ये बात अपनी गुंडागर्दी की, तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि गुंडाराज यूपी में था, हरियाणा में था। मैं फैक्ट्री चलाता था हरियाणा में, मेरे को खुद महसूस हुआ, मैं खुद उसका शिकार भी था। मेरी फैक्ट्री थी हरियाणा में। अब आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अब सब कुछ अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। क्यों रामराज नहीं, रामराज तो अभी समय लगेगा आने में, लेकिन रामराज की तरफ तो जा चुके हैं। उसका क्या रीजन है कि आज किसी थाने में जाइए आप, हरियाणा के किसी थाने में जाइए, आज उस प्रकार से दारोगा नहीं बैठता जैसे पहले बैठा था कि छुट्टी कल आना एफआईआर फाइल करने, कोई महिला का रेप हुआ और एफआईआर ना फाइल हुई हो, कोई ऐसे ओपन गुंडाराज वीवीआईपी कल्चर आज आप किसी भी भाजपा के नेता को लाल बत्ती लेके डंडा लेके पुलिस को गाली देते हुए कम सुनेंगे या नाक के बराबर सुनेंगे। जिसने ऐसी हरकत करी भाजपा में, जिसने ऐसी हरकत करी, तुरंत भाजपा ने उसको अगले दिन ही तुरंत नोटिस देके उससे एक सवाल का जवाब पूछा, जवाब सेटिस्फैक्टरी हुआ तो छोड़ा, नहीं तो तुरंत सस्पेंड किया। आप खुद ही देख लीजिए कितने बड़े नेताओं के साथ कितने बड़े एपिसोड्स हुए।
अब ये नाम आप बताइए। नहीं मैं तो अगर आपके संज्ञान में है। नहीं मेरे संज्ञान में क्या, मैं तो सारी चीजें जैसे पहले था ऐसे देख रहा हूँ। चलिए हम मैं इस बात पे बहुत क्लियर हूँ, कन्विंस्ड हूँ, श्योर हूँ और स्टैंड पे लिखने देने को तैयार हूँ कि बीजेपी में वीवीआईपी कल्चर नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल जिस कहीं जिस मैंने नहीं देखी। देखिए मैं तो बिल्कुल ट्रेन में रहा हूँ। हाँ जी, आप इस सब को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने संघर्ष के बल पर आए हैं, आप अपने कार्य के बल पर आए हैं, आप अपनी योग्यता के बल पर आए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आनंद कुमार जी फर्टिलाइजर के मिनिस्टर थे जी, आपके मैं एरोप्लेन इंडिगो के उस पे था फ्लाइट पे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष सेक्रेटरी भी थे, बहुत बड़ी पोस्ट होती है बीजेपी में। वो एयरपोर्ट पे मेरे साथ कॉमन लाइन में खड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके साथ मैंने ट्रैवल किया, वो कॉमन लाइन में खड़े थे, 10th सीट पर बैठे थे, कोई वीवीआईपी की सीट नहीं थी। मैं इतने मंत्रियों के नाम आपको ले लूंगा जो 10वीं 12वीं 15 मिडिल सीट पर बैठे थे, उनके लिए तो कोई प्रेफरेंस भी नहीं थी। और मैंने 2000 रुपये एक्स्ट्रा देके अपनी फ्रंट रो करवाई। उनके पास शायद वो लास्ट मिनट फ्लाइट थी तो उन्होंने करवाई भी नहीं और उस टाइम पे प्रावधान भी नहीं था। लेकिन वीवीआईपी कल्चर मैंने अपनी आंखों से तो फिलहाल देखा नहीं, लेकिन जहां आप दिखाएंगे उस तरफ हम डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा वीवीआईपी कल्चर एग्जिस्ट होता है, क्योंकि कोई भी बीजेपी का वर्कर इसकी इंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री, हमारे एचएम साहब, हमारे अध्यक्ष, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी इसकी परमिशन कतई नहीं देगी। अच्छा अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे, बड़ा सीधी बात, सीधा रूप जो होते हैं। आज देश के 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव आप देख रहे हैं, आपसे प्रतिक्रिया मिली थी कि साफ सुथरी प्रतिक्रिया आपके सुझाव से लेना चाहूँगा। जिस तरह से आप अपने सुझाव से प्रसिद्ध हैं कि बड़ा साफ सुथरा बोलते हैं और सच बोलते हैं, जिस तरह बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आसाम में चुनाव है और देश दोबारा कोरोना की महामारी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसा आरोप पूरे जनमानस की तरफ से है कि जब देश एक तरह से कोरोना की महामारी में है, क्योंकि एक सवाल और बीच में कह रहा हूँ कि सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाए, जो सत्ता में नहीं है उससे तो पूछा नहीं जाएगा, हक ही नहीं बनता। जब देश पूरी तरह कोरोना से पीड़ित है, लाखों केस रोज आ रहे हैं, हजारों की संख्या में मरने वालों की संख्या दिन हो रही है, ऐसे समय में आपके यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा बंगाल में लाखों की रैली को संबोधित करना कहाँ तक उचित है? जबकि उस स्थिति में जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ही नारा था कि 2 गज जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क। जी अभी जब चुनाव शुरू हुए 5 प्रदेश के, असम है, बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, इन 5 प्रदेशों में जब चुनाव शुरू हुए, मतलब ध्यान से जरा देखना, आप किसी तरफ वेटेज मत डालना, बिल्कुल मेरी बात को एज ए कॉमनर समझ। जब हमारे पहले 3 फेजेस बंगाल के हुए, पहले फेज हमारा बंगाल का हुआ, पहले 3 फेजेस में लगभग देश की जनता ने, सरकार ने और सबने ये महसूस किया था कि कोरोना लगभग खत्म हो गया है और दिल्ली में 300 केस दिन के आ रहे हैं। ध्यान रखना, तो मैं अभी क्योंकि मैं खुद विटनेस हूँ, मैं खुद ट्रैवल कर रहा था रायपुर, गोवा, यहाँ वहाँ, और महाराष्ट्र चपेट में था, महाराष्ट्र कोरोना की चपेट में था, केरल भी था। अब चुनाव से पहले और पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, आपको भी शायद पता होगा, सबने एग्री किया चुनाव करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमने फोर्सफुली चुनाव करवाया, हमारे लिए तो फेवर में था, गवर्नर्स रूल करते स्टेट में। अब जहां तक बात आती है इस वेव की, ये एक सबके लिए सरप्राइज वेव है। ये 3 बंगाल के 3 फेज खत्म होने के बाद ये जो वेव है, ये हम सबके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि हमारे को इस बात का अनुमान, सच्ची बताऊंगा मैं आपको, ये मानने में कहीं शर्म नहीं आ रही कि इस बात का हमारे को दूर तक अनुमान नहीं था कि ये वेव जो कोरोना की नई स्ट्रेन है इतनी तेजी से यहाँ पे फैलेगी हिंदुस्तान में, और इस बात का शायद वो किसी को भी अनुमान नहीं था। लेकिन अब चुनाव भी हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। 3 फेज खत्म हो गए हैं, बंगाल में 2 फेज बचे हैं, आखिरी फेज 26 तारीख को है, तो अब तो
जो चीज़ खत्म हो रही है तो उसके अंदर भी प्रावधान डाले जाएंगे, जैसे कि आपके डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और बूथ में टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा। कुछ ऐसे मेजर्स इलेक्शन कमीशन ले रही है, लेकिन चूंकि ये सरप्राइज विजिट था बाय कोरोना, बाय कोविड, तो इसमें हम प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं, आरोप नहीं, हाँ, हम आरोप नहीं लगा, लेकिन हम किसी के ऊपर इस टाइम हम जनता की अपनी बात ठीक है, वो कह रही है कि भाई जनता की फीलिंग ऐसे है। समय में देखिए सवाल किससे किया जाएगा? जो सवाल आपसे रूल है, किया जो जाएगा, PM आप है, सत्ता में हैं। एस्टैब्लिशमेंट सवाल हाउस से किया जाएगा। आपसे किया जाएगा। कम से कम प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अपनी रैली सरसरी वहां पर नहीं करनी चाहिए। जनता का सवाल है। कल परसों व्यक्तिगत मेरा कल सवाल और नहीं परसों है। में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली विजुअल उससे दी है। लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही चुनाव आयोग का आदेश भी आ गया है, आपकी जानकारी में हो, ये बात भी आपके संज्ञान में होगी। कभी क्या आदेश था? उन्होंने चुनाव आयोग को आ गया, उन्होंने सारी रैलियां, सारा सिस्टम रस गया। उससे 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देते हैं। उसको फॉलो किया बिल्कुल, जो पार्टी में जो आया तो वो इन सारी चीजों को नहीं जानता। अगर हमारे रूलिंग पार्टी की भी कोई भी MLA MP इलेक्शन कमीशन के रूल्स तोड़ रहा है, ऑटोनोमस बॉडी आपको पता है, तोड़ रहा है, तो उसको नोटिस तुरंत वहीं के वहीं मिल रहा है। 2-3 दिन का बैन लगाया गया हमारे नेताओं पे, जिन्होंने गलत किसी से गलती हुई है तो उसको भी बैन लगाया गया है। लेकिन अब जो ये कोरोना की जो फैलावट ये स्ट्रेन की है, ये तो सबके लिए सरप्राइज था। तो इससे अब डील करने की प्रक्रिया जो है चालू हो चुकी है। इसमें एक छोटा सवाल और इसमें आक्रोश है जनता में, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आक्रोश है, लेकिन आप देखना 2 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री आप जी सब शांत कर देंगे। शांत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी काम करके इस पूरे मैटर को, पूरे हिंदुस्तान में जिन जिन प्रदेशों में जो जो कमियां हैं, इसको इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के रूप में देखते हुए इसको पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू हो चुकी है। देखिए, एक छोटे और 2 सवाल है। बंगाल चुनाव की चूंकि बात हुई आपसे, और मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ कि आप बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं। बंगाल चुनाव में जब मुकुल राय TMC के साथ थे, या बहुत सारे और भी नेता जब तक TMC के साथ थे, तब तक वो भ्रष्ट थे। जब वो आपके साथ आ गए हैं तो उनके भ्रष्टाचार के सारे जो आपके अगले इंटरव्यू में मुझे वो सारे दस्तावेज आप दे देना जी, जिसमें कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुके हैं जी, तो फिर उस पर चर्चा हम लीगली कर पाएंगे। लेकिन अगर वो चीज ठीक है तो फिर आपने कैसे ले लिया? ये तो कैसे देखो आपने मीडिया सोचा परसेप्शन, ले देखो ये तो आप मीडिया से और जनता, ये तो आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सवाल और जवाब मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार उल्टा पूछ रहा हूँ। हम लोग तो किसी पार्टी के जब हम अगले इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप मुझे वो पेपर दिखाना जिसमें ये सब बरी हो चुके हैं, जी, सबको क्लीन चिट मिल चुकी है, किस आधार पे मिली है। तो अगर कोई मान लीजिए कोर्ट से ऑर्डर आया है, CBI को आया है, CBI का ऑर्डर आया है, बिल्कुल, तो किसी निर्धार उस पर आया होगा, किसी जनक मतलब कोई लीगल फैक्ट्स पे आया होगा। तो आप वो पेपर लेके जब मुझे बैठेंगे तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड उस पेपर का बेस्ड ऑन दी एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका जो रिजल्ट अगर आया है, मैंने तो नहीं देखा, बिल्कुल, तो जब आप मेरे को दिखाएंगे तो उसका जवाब मैं आपके अगली इंटरव्यू में पक्का दूंगा। दूसरा और पूरा स्पष्ट, जैसे बिल्कुल मैं वो सारी चीज। दूसरा, जब देश में इस कोरोना की लहर में ऑक्सीजन की कमी है, लोग पूरे देश की स्थिति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा शासित राज्यों में स्थिति है, पूरे देश के राज्यों की स्थिति बात करूँ, चाहे किसी भी दल की वहाँ पर सरकार हो, लेकिन चूंकि मूल शासन में केंद्र में आप हैं, जब देश में स्थिति है, आपके एक सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज भी पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित, सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, शमशान पर अम्बाल लगे हुए हैं, जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट आ रही है। ये मेरा अपना कहना नहीं है, लेकिन उन चुनावों का आप ये कह रहे हैं, 5 चुनावों को ये कहकर आपने खारिज कर दिया कि हमें नहीं पता था, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज भी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं, 2 चरण के वहाँ चुनाव हो रहे हैं, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। तो अगर वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में जो सरकारी कर्मचारी जाएंगे, जो पोलिंग एजेंट जाएंगे, उससे इलेक्शन कमीशन, प्रदेश की सरकार, प्रदेश के CM जी, केंद्र की सरकार, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वहाँ लगी है, क्योंकि मेरी नॉलेज में फिलहाल महाराष्ट्र में और 1-2 स्टेट्स में कोरोना संक्रमण ज़्यादा है, अगर उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से जो आप बता रहे, जो मैं भी देख रहा हूँ जी है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्शन मैं तो संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन और राज्य में चुनाव नहीं ना,
देखिए वो 4-5 चुनाव कहा कि भाई हाँ चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनावों की आवश्यकता है। मैंने अभी कहा 2 फेज का आपने बताया कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल 2 फेज बाकी है जी। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी लगेगी जी, अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा और उस तरीके से गांव में भी है तो मैं इस बात का आपको कहीं ना कहीं विश्वास तो दिला नहीं सकता। मैं सरकार तो हूँ नहीं, पार्टी का मेंबर हूँ, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है और सारे किस्म के जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेके वोटिंग कराई जाएगी अगर वोटिंग होगी। अब ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है। सरकार को या सरकार इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के इन चुनावों को इस वक्त आप मानते तो हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ समय मुफीद नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर ये संक्रमण बढ़ेगा और ये जिस तरह से दिखाया जा रहा है अगर वो सच है तो मुख्यमंत्री जी जो खुद इस टाइम पे कोविड संक्रमित हैं तो कोई ना कोई ऐसे इमरजेंसी एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ उत्तर प्रदेश का, लेकिन अगर ऐसी किस्म की इमरजेंसी है तो 100% इलेक्शन कमीशन उस पर सोच विचार करके वोटिंग करवाएगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से मुझे लगता नहीं कि होने वाला। आप सरकार से भी आश्वस्त रहिए, केंद्र की भी प्रदेश की भी, कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है और जिस तरह से आप बता रहे हैं तो उसकी वोटिंग तभी कराई जाएगी या उसके बारे में कोई स्पेशल डिसीजन तभी लिया जाएगा अगर उनको लगेगा कि चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना रद्द करने के ऑप्शंस प्रदेश के पास होते हैं। इन्हीं इलेक्शंस को वो 2 महीने बाद भी करा सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर वो ऑप्शंस हो। बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, अब चूंकि पंचायत के इलेक्शन में कितने लोग आते हैं कैंपेनिंग पूरा होता है, उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा आप भी वाकिफ है सारी जगह। मेरा चूंकि हम आपके साथ साथ आपके अंतिम चरण में हैं, आपसे बड़ी सीधी एक चीज कहना चाहूंगा। आप बहुत सीधा सवाल पूछते हैं, मुझे डर लगता है आपके सवाल नहीं, मैं तो आपकी साफगोई की वजह से स्पष्ट वार्ता की वजह से इस तरह से पूछ रहा हूँ। दरअसल आपसे बात नहीं पूछेंगे, सवाल किससे पूछेंगे? आपकी पार्टी सत्ता में है साहब। बिल्कुल। और भारत के सबसे ज्यादा राज्यों में आप शासित हैं। दूसरा, आप मुझे एक बात बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से जो सारा वर्तमान दृश्य चल रहा है, परिदृश्य चल रहा है देश का, भारतीय जनता पार्टी से अब युवा या लोग क्यों जुड़े, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा मानता हूँ, मानता रहूंगा कि वी आर अ पार्टी विद डिफरेंस। हम लोग पार्टी है जिसमें मेरिट के ऊपर चीजें होती हैं और मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगा कि पब्लिक मेमोरी शॉट है। यही सवाल अगर आप कुछ हफ्तों बाद मुझे करेंगे तो क्या पता हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही हो रही हो कि जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल करने का समय उनको मिलेगा और तुरंत जैसे ही अगर एक कोरोना बढ़ा और आपने देखा कि बंगाल में इलेक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल कैंपेनिंग थम चुकी है, नहीं कैंपेनिंग ही नहीं है किसी किस्म की, इक्का दुक्का कहीं छोटे मोटे नुक्कड़ अगर होंगे तो वो बहुत ही छोटे लेवल पे किए जा रहे हैं, 50 से ऊपर लोग अलाउड नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी 135 करोड़ की जनता है। आज एक डेटा आया था जिसमें पूरे यूरोप और 5 और देशों का मिला के, पूरे यूरोप और 5 और बड़े देशों का मिला के हमारी पॉपुलेशन को इक्वल बताया जा रहा है। तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए, 2 हफ्ते बाद कहीं यही जनता ना हो जो हमारे पूरे पार्टी के और गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को क्या वाहवाही ना करनी हो। तो इस बारे में तब हम बात करेंगे। हाँ जी, अंतिम सवाल, ताली, थाली, टॉर्च, शंखनाद जैसे जो कोरोना की पहली जो स्टेज थी उसमें सारे हथकंडे अपनाए गए शासन के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी जी के आदेश के द्वारा, और सभी ने दिल भर उनका स्वागत किया। देश में लॉकडाउन हो गया। जनता के मन में एक छोटा सा सवाल है कि दूसरा लॉकडाउन देश में तब ना हो जब 2 तारीख को रिजल्ट आए। देखिए, ये तो आंकलन लगाने वाली बातें हैं जी। थाली, ताली, जो भी जला, नहीं कहा तो था, नहीं जो भी जला, माना तो था, नहीं जो भी जला, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन था जी, मैं जो सुन रहा हूँ सत्ता की गलियारों से, क्या रीजन था
कलेक्टिवली ऐसी चीजें विदेश में देखी जाती हैं, अगर आप देखें तो विदेश के कल्चर में ज्यादा होती हैं चीजें, लेकिन ये पार्टी विद डिफरेंस है तो पीएम विद डिफरेंस है। तो मैंने डिफरेंस है, लोग आज एक और चर्चा कर रहे हैं, बीच में कह रहा हूँ आपसे, प्रधानमंत्री जी पीछे मैंने सबको मैंने सबको देखा घर के बाहर खड़े होते हुए। नहीं, हम भी थे, मैं खुद खड़ा हुआ अपनी मदर के साथ, मेरी बिटिया भी थी। और 2 मई को जो आपका तो आखिरी सवाल जो आपका है, 2 मई को क्या होगा ये मैं नहीं जानता। अगर किसी किस्म से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी और जिस तरह से ये बीमारी अगर बढ़ी और विदेशी ट्रैवल जिस तरह से बैन हो रहा है, आना जाना दोनों बंद हो रहा है, और अगर ऐसा कोई लॉकडाउन लगेगा वो तो सरकार ही बता पाएगी आपको। लेकिन 2 मई दूर नहीं है, 2 मई में सिर्फ 8 या 9 दिन है, तो उसके बाद हम 3 मई को इंटरव्यू कर सकते हैं। जनता का बड़ा सीधा सा सवाल है, जनता सोच रही है कि 2 मई को जो चुनाव का रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा, ऐसा ना हो कि पूरे देश में लॉकडाउन हो और तब वो, ऐसा सवाल ही क्यों जनता सोच रही है? नहीं, जनता सोच रही है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जनता अगर ये सोच रही है तो सिलेक्टिव लॉकडाउन अगर लगेगा जी प्रदेश के हिसाब से, जैसे गुड़गांव में लॉकडाउन नहीं था, दिल्ली में था, सैटरडे संडे था, फिर मंडे खोला आपने, फिर आपने वीकली लॉकडाउन लगा दिया दूसरे से। गुड़गांव फरीदाबाद में कल शाम को भी लॉकडाउन नहीं हुआ था, कल तो खुला था गुड़गांव फरीदाबाद। तो अभी नेशनल लॉकडाउन में तो फिर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि किसी किस्म का उद्देश्य सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी अभी 2 दिन पहले की स्पीच में इस बात को तो साफ कर ही दिया कि मैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं हूँ। कल भी जो 11 मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई है और एक हल्का सा कहा है कि शगुफा छोड़ा गया, अरविंद केजरीवाल जी ने लीक कर दी। मैं नहीं कहूँगा शगुफा, मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि किसी भी मुख्यमंत्री को अहम ऐसी मीटिंग लाइव नहीं करनी। मैं तो बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ प्रधानमंत्री जी की, कैसे प्रोटोकॉल ब्रेक करके एक इंटरनल मीटिंग जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो सारे अपने स्टेट के सीएम्स हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसी बातें कैसे पब्लिक फोरम पे रख सकते हैं? तो या तो प्रधानमंत्री जी पहले अलाउ करें जी, जो मीटिंग चल रही है सीएम्स और पीएम के बीच में, उसको मैं नेशनल टेलीकास्ट करना चाहता हूँ, फिर उस पर जनता बोलेगी नेशनली तो एक मार्केटिंग गिमिक है। तो ये चीज़ें इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत जल्दी में हैं और उनको ऐसा प्रोटोकॉल नहीं ब्रेक करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रोटोकॉल तो इस मामले में प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत ब्रेक हुए हैं। आप शायद वाकई होंगे तो पहली वाली सरकार में बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले गए थे। देखिए, देश के इंटरेस्ट में कहीं देश, देखिए वो प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रोटोकॉल की जो बात है, जब आप प्रोटोकॉल तो कहीं जगह बहुत लोगों को एक तारीख बताइए, एक तारीख बताइए। हंसी देखिए, आप मुझे पकड़ ले, लेकिन आप ये समझिए बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैं पूरे प्रदेश, एक मिनट जी, इस गवर्नमेंट की सबसे पहली चीज क्या तारीफ की जाती है बताइए? तो आप ही बताएंगे। जो सबसे बड़ी, आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो सबसे तारीफ की जाती है कि हमारे जो आज की डेट में इंटरनेशनल रिस्पेक्ट और रिलेशंस इस कंट्री के हैं, जिस वर्ल्ड मैप पे एक नॉन परफॉर्मिंग प्रधानमंत्री को कोई पूछा भी नहीं जाता था। हिंदुस्तान के जो मतलब जो विदेशी हवाई अड्डे, वहाँ हमारी प्राइवेट एयरक्राफ्ट को, एयर इंडिया को बिल्कुल 3rd ग्रेड टर्मिनल मिलते थे, आज 1st ग्रेड टर्मिनल मिल रहे हैं। आज मोदी जी जाते हैं लंदन या न्यूयॉर्क, कुछ तो ऐसी बात उस आदमी में रहेगी ना कि पूरा विदेश, उनके लाखों की भीड़ स्टेडियम में आती है उनको सुनने के लिए। बिल्कुल आती है ना। लेकिन इससे पहले कहाँ था देश? नहीं, एक्सटर्नल, एक मिनट, इससे पहले कहाँ था हिंदुस्तान, कहाँ था वर्ल्ड मैप? बिल्कुल सही बताइए। इससे पहले सुनने में आता था कि हमारी आर्मी नंबर 7 नंबर 4 है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे खुल के अमेरिका के राष्ट्रपति, अब आपने पाकिस्तान के बारे में पूछा, आपने आप देखिए पाकिस्तान को जवाब भी उन्होंने कैसे दिया। पहले प्यार से हाथ बढ़ाया और जब उससे बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने जिस तरह से हाथ बढ़ाया सबको पता है। जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए थे, मैं उसको, पिक्चर भी बनी थी उसमें, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, कॉन्ट्रोवर्शियल और इंटरनल वो होते हैं, लेकिन जो पहले उन्होंने प्यार से हाथ बढ़ाया, जब प्यार से अपने किसी मुल्क की बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने फिर उसी बात को अपने तरीके से रखा, जो रखना चाहिए। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। दूसरा, अभी आज आपने कभी सुना कि डोकलाम में या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपकी इतनी स्ट्रेंथ कभी देश विदेश में बड़ी हो? आज आपके पास जितना डिफेंस मटेरियल है, जितनी डिफेंस स्ट्रेंथ है,
आपको अंदाजा भी नहीं उस बात का कि कितना आज पूरी इस कंट्री में बढ़ चुका है। आज आप कितना वर्ल्ड वाइड सिक्योर है, आज आप कितनी बड़ी विदेश की शक्ति बनने जा रहे हैं। आज चीन की जगह एक ऑल्टरनेटिव बनने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने जा रहे हैं। ऐसी बातें तो मैंने सुनी भी नहीं थी आज तक। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चूंकि मैं अगले साक्षात्कार में कुछ मुद्दों में आपसे बात करूँगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाके अमेरिका में उनके राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार किया। अब देखो, कभी सुना ही नहीं मैंने। हाँ, सुना ही नहीं होगा। हम तो राहुल गांधी या किसी को सोच भी नहीं सकते कि वो अपने चुनाव प्रचार में करेंगे। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप भारत के तो यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति का प्रचार करते हैं, दूसरे राष्ट्रपति का प्रचार करते हैं और राष्ट्रपति चुनाव हारे। मैं तो सीधा कह रही, वो एक अलग विषय है। मैंने कुछ कहा थोड़ी है, बहुत अलग विषय। दूसरा मैं देखिए उस देश में क्या सेंटिमेंट्स थे उस प्रधानमंत्री, मैं डॉकलाम के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं पुलवामा के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं निजीकरण के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं किसान आंदोलन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं देश की बेरोजगारी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं 2 और 2 का जो नारा है उसके बारे में चर्चा हम नहीं आपके करूंगा। अगले इंटरव्यू में किसान आंदोलन पे बोलना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ आप कुछ सवाल पूछें और देश की जनता जाने कि किसान आंदोलन के पीछे का कुछ ऐसा सच है जो देश को अब जानने की जरूरत है। आज हजी आप हमारे जो यूट्यूब के चैनल टूटू में आज हमारे साथ आप आए, आपसे हमने बड़ी बेबाकी से बात की और आपने बड़ी उतनी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। साथियों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सह मीडिया प्रभारी, सह राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री हंस पल्ला जी मौजूद थे। आपसे बड़ी बेबाकी के साथ बड़ी बेबाक मुद्दों पर बात की और बड़ी साफ गोई से उन्होंने उन बातों को जवाब दिया। अगली बार फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।